हेलो स्टूडेंट्स, इट्स नीलम शर्मा। हम चर्चा कर रहे थे शुंगकालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में। जैसा कि हम शुंगकालीन राजनीतिक इतिहास, शुंगकालीन सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की विगत लेक्चर्स में चर्चा कर चुके हैं, तो उसी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जब हम शुंगकालीन संस्कृति की बात करते हैं और संस्कृति में हमारा अगला चरण है शुंगकालीन भाषा एवं साहित्य, तो उस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे सामने हम ये समझ सकते हैं इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते कि शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। संस्कृत भाषा को इस काल में इस वंश के शासकों द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन इस काल की विशेषता ये रही कि संस्कृत अब सिर्फ पांडित्य वर्ग की भाषा नहीं रहकर लोक भाषा के रूप में अपना डेवलपमेंट करती है, या संस्कृत को हम कह सकते हैं कि इस काल में वो लोक भाषा के रूप में अपने आप को पाली और प्राकृत के समान ही आम जन में अपनी पैठ को बनाने की कोशिश कर रही थी। संस्कृत के पुनरुत्थान में इस काल में यदि हम संस्कृत के पुनरुत्थान को देखें तो जिस विद्वान का नाम सबसे ऊपर आता है वो थे पतंजलि। पतंजलि ने संस्कृत भाषा को अधिक अधिक कह सकते हैं उसका स्वरूप अधिक स्थिर करने के लिए पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य लिखा, और इसी प्रकार से महाभाष्य में एक स्थान पर एक प्रकरण आता है जहाँ एक व्याकरण यानी व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता और एक सारथी के बीच में सूत शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर रोचक वार्तालाप और रोचक वाद विवाद देखने को मिलता है। लेकिन इस प्रसंग से इतिहास के विद्यार्थी को ये स्पष्ट हो जाता है कि उस समय सारथी भी संस्कृत के अच्छे ज्ञाता होते थे या संस्कृत की अच्छी जानकारी रखते थे। महाभाष्य के अतिरिक्त यदि हम देखें तो शुंग काल में मनुस्मृति ने भी अपना अंतिम स्वरूप एक प्रकार से, या कह सकते हैं परिवर्तित स्वरूप प्राप्त किया। स्मृति साहित्य में मनुस्मृति का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि महाभारत के शांति पर्व और अश्वमेध पर्व का परिवर्धन भी इसी शुंग काल में हुआ। इन सभी उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा स्वयं को परिवर्तित कर रही थी, अपना दायरा बढ़ा रही थी। वो सिर्फ पांडित्य वर्ग की भाषा नहीं रहकर लोक भाषा के रूप में आमजन में अपने आप को स्थापित करने की जो भी प्रयत्न था वो इस समय की जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उनमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि अनेक जातक ग्रंथों का निर्माण भी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हो रहा था। अनेक आगम साहित्य भी इस काल में रचा जा रहा था, और जैसा कि हम जानते हैं पूर्ववर्ती काल से ही कि पाली और प्राकृत जो थी वो आमजन की भाषाएं बनी हुई थी। तो इस काल में ये नहीं कह सकते कि वो अपना स्वरूप खो चुकी, उन्होंने अपना स्वरूप खो दिया या उनका महत्व नहीं रहा, बल्कि अगर हम जातक साहित्य और आगम साहित्य की रचनाओं और उसके संवर्धन को देखें तो स्पष्ट है कि इस काल में ये भाषाएं भी अपना अस्तित्व और अपना परिवर्तन कर रही थी। तो यदि इस दृष्टिकोण से देखें हम इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते, तो सभी भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत अपने आप को परिवर्तित और संवर्धित कर रही थी, अपना विकास कर रही थी, और इन भाषाओं में नए नए विषयों पर नया नया साहित्य भी निर्मित किया जा रहा था। संस्कृति के अगले चरण में हम बात करेंगे कला एवं स्थापत्य की। शुंग काल में कला का विषय, धार्मिक जीवन कला की विषय वस्तु की यदि हम बात करें
तो लौकिक विषय वस्तु अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी बजाय धार्मिक विषय वस्तु के। हालांकि दोनों ही अस्तित्व में बनी हुई थी, लेकिन लौकिक जीवन पर आधारित कला एवं स्थापत्य का निर्माण इस काल में अधिक हो रहा था। इस समय की जो कलाकृतियाँ हैं उनसे हमें तत्कालीन भारत के जनजीवन को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। शुंग कला मौर्य कला की अपेक्षा एक बड़े वर्ग के मनुष्यों के मस्तिष्क, उनकी विचार, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनकी अंतःमनस को प्रतिबिंबित कर सकने में अधिक समर्थ है। इसका प्रधान विषय आध्यात्मिक अथवा नैतिक न होकर पूर्ण रूप से मानव जीवन से संबंधित प्रतीत होता है। शुंग कला के उत्कृष्ट उदाहरण हमें भरूच, सांची, बेसनगर और बोध गया से प्राप्त होते हैं। जब हम भरूच स्तूप की बात करते हैं तो ये स्पष्ट है कि भरूच स्तूप शुंग कला का सर्वोत्तम स्मारक था। स्तूप वास्तु का वर्णन मौर्य कला के प्रसंग में किया, मतलब हम मौर्य काल में जब हम मौर्य कला को पढ़ते और समझते हैं तो वहाँ हम स्तूप कला के जो भी विशेषताएं थी या जो भी उससे संबंधित जो भी स्तूप स्थापत्य को स्पष्ट करने वाली विशेषताएं थी वो स्पष्ट हमें हो जाती हैं। तो उसी चरण में जब हम भरूच स्तूप की बात करते हैं तो भरूच स्तूप का निर्माण ऐसा माना जाता है कि उसका भरूच स्तूप का निर्माण संभवतः शुंग काल में हुआ और इसका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया, जबकि इसकी नींव पत्थरों से सुदृढ़ की गई थी। स्तूप को चारों ओर से घेरने वाली गोलाकार वेदिका पूर्णतः पाषाण निर्मित थी, जिसमें 4 तोरण द्वार लगे हुए थे। वेदिका स्तूप तथा वेदिका के बीच में भूमि में प्रदक्षिणा पथ बना हुआ था और स्तूप के बीच में चक्र और ऊपर नीचे अर्धचक्र बनाए गए थे। भरूच स्तूप मूल रूप से ऐसा माना जाता है कि अशोक के समय निर्मित करवाया गया था, और लेकिन पाषाण काल में इसका परिवर्धन किया गया। इसकी पाषाण वेदिका और तोरणों का निर्माण शुंग काल में किया गया। तो भरूच स्तूप ने के जो पूर्वी तोरण पर उत्कीर्ण लेख में शुंग शासक धनभूति का उल्लेख मिलता है। भरूच स्तूप की वेदिका, स्तंभ तथा तोरण पट्टों पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ, चित्र महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं और मनोरंजक दृश्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। तोरण वेदिका के ऊपर कुछ ऐतिहासिक स्थापत्य भी अंकित है। जैसे एक दृश्य में कौशल नरेश प्रसेनजीत को रथ में बैठे हुए, दूसरे दृश्य में मगध नरेश अजातशत्रु को भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। हालांकि इसमें बुद्ध की मूर्ति कहीं नहीं मिलती, अपितु उनका अंकन स्तूप, धर्मचक्र, बोधि वृक्ष, चरण पादुका, त्रिरत्न आदि प्रतीक चिन्हों के रूप में किया गया है। तो कह सकते हैं कि समग्र रूप से भरूच स्तूप के ये सभी चित्र धार्मिक विचारों, विश्वासों, वेशभूषा, आचार व्यवहार आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका अंकन अत्यंत ही सरल और प्रभावपूर्ण है और ये सभी दृश्यों में मानव जीवन की प्रफुल्लता और खुशहाली के दर्शन देते हैं। जब बोध गया की हम बात करते हैं तो बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो बोध गया का स्तूप था, इसकी वेदिका का निर्माण भी शुंग काल में हुआ था।
इस पर भी भरूच के उत्कीर्ण के भरूच स्थापत्य के समान ही अनेक प्रकार के चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं। इन चित्रों में कमल, राजा रानी, पुरुष, पशु, पक्षी, बोधि वृक्ष, छत्र, त्रिरत्न, कल्पवृक्ष आदि प्रमुख है। मानव आकृतियों के अंकन में अधिक कुशलता दिखाई देती है। एक स्तंभ पर शाल भंजिका और दूसरे पर इंद्र का चित्र उत्कीर्ण है। इसी प्रकार से अनेक जातक ग्रंथों से ली गई कथाओं का उत्कीर्णन भी इसके वेदिका पर किया गया है और सभी रचनाएं कलापूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में दूसरा उदाहरण आता है सांची के स्तूप का। सांची के स्तूप का जब हम बात करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ था। और इनमें एक विशाल और 2 छोटे स्तूप हैं। विशाल या महास्तूप में भगवान बुद्ध की, द्वितीय में अशोककालीन धर्म प्रचारकों की और तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और महामोदगलायन की धातु अवशेष सुरक्षित है। हालांकि महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ और उसके चारों ओर काष्ठ वेदिका बनी थी, लेकिन शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिकाओं से जोड़ा गया और वेदिका भी पत्थर से बनाई गई। इस स्तूप पर भी अनेक प्रकार का स्थापत्य और कलाकृतियाँ हैं। अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का उत्कीर्णन किया गया है पाषाण के ऊपर। तो इससे सब ये शुंगकालीन स्थापत्य और कला हमें स्पष्ट होती है। सांची के द्वितीय स्तूप में भी इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यों और अनेक उनके जीवन की घटनाओं का अनेक प्रकार से अंकन किया गया है। ये सभी स्तूपों की जो कला है, बेसिक रूप से स्तूपों का निर्माण अशोक के काल में हुआ, लेकिन उनका परिवर्धन, संवर्धन और उनमें पाषाण स्थापत्य को शुंग काल में ऐड किया गया। इसी प्रकार से स्तंभ साहित्य है, जहाँ कह सकते हैं कि स्तंभ साहित्य जिसमें कि हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ का उल्लेख किया जाता है, जो कि वेशनगर या विदिशा से प्राप्त हुआ है, जिससे मध्य भारत में भागवत धर्म के प्रचार प्रसार की शुंग काल में पुष्टि होती है और तत्कालीन समय में किस प्रकार से भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था और किस प्रकार से यवन शासक भी उसमें अपनी रुचि दिखा रहे थे, आम जन में कैसे वो प्रसारित हो रहा था, इसका ऐतिहासिक साक्ष्य बेसनगर का गरुड़ स्तंभ प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार से इस शुंग काल में बहुत सी मृण मूर्तियाँ और खिलौने विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं और इनसे हमें तत्कालीन समय की साधारण जन की जो स्थापत्य कला में या पाषाण कला में या इससे हमें साधारण जन की कला में रुचि स्पष्ट होती है। उस समय की जो कलात्मक कृतियाँ हैं, जो मृण मूर्तियाँ हैं, तत्कालीन समाज और संस्कृति का हमें प्रत्यक्ष अवलोकन कराती हैं। उनके विश्लेषण के आधार पर तत्कालीन समाज और संस्कृति को हम जान समझ सकते हैं। तो ये शुंगकालीन संस्कृति के विभिन्न आयाम और पक्ष हैं, जिनसे हमें शुंगकालीन समाज और संस्कृति को जानने समझने की लिए आधार मिलता है और शुंगकालीन समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को हम कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से किस तरह से समझ सकते हैं और किस प्रकार से साहित्य और कला का विकास हुआ और ये मौर्योत्तरयुगीन कला साहित्य अशोककालीन कला से किस प्रकार भिन्न थी, साहित्य से किस प्रकार भिन्न थी, इसकी पुष्टि हमें इस समय की इन जीवंत ऐतिहासिक साक्ष्यों से होती है। थैंक यू, धन्यवाद।